प्यार करिएगा तो जीएफआर भी आपको प्यार करेगा, है ना। गिव एंड टेक पॉलिसी, आप हमको प्यार दो, हम भी आपको प्यार देंगे। अदरवाइज आप अगर इसको मोहब्बत नहीं करिएगा तो ये आपको धोखा दे देगा, एकदम धोखा, मतलब ऐसा हालत कर देगा आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, एग्जाम का भाग्य निर्धारण जो होता है ना, इसी प्रकार का टॉपिक से होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से मान लीजिए 10-15 सवाल हो सकता है, इजीली पूछा जा सकता है। मिनिमम 15 सवाल आप मान लीजिए, 10 से 15 सवाल आपका इस टॉपिक से आने वाला है। बस दो ही चैप्टर जो आपके सिलेबस में रहेगा, जनरल फिनेंशियल रूल्स। ठीक है, पिछले बार कितने सवाल पूछा गया था, किसी को अगर याद है तो आप बता सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा खासा सवाल पूछा गया होगा। अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है पिछले 1-2 साल में कितना कितना सवाल यहाँ से पूछा गया। 10 से 15 ना, तो बिल्कुल देवेंद्र जी इस बार भी पूछा जाएगा। और हम इतना उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगर इस हफ्ते को हम लोग मतलब ये वीक हम लोग टारगेट करते हैं कि जीएफआर को जितना हो सकता है इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हम लोगों का टारगेट रहेगा इसी वीक के भीतर। हालांकि 1-2 दिन मेरा इलेक्शन का ड्यूटी है, तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाए। अदरवाइज़ हम लोग टारगेट करेंगे इसी हफ्ते जीएफआर को कंप्लीट कर लेना। हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चिंता का कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी जो लोग ज्वाइन करेंगे वो आते रहे, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जनरल फिनेंशियल रूल्स। जनरल फिनेंशियल रूल्स, तो फिनेंशियल मतलब अर्थ, है ना, अर्थ संबंधित साधारण वित्तीय नियमावली हम लोग बोल सकते हैं, तो जिसको हम लोग जनरल फिनेंशियल रूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे 2 चैप्टर के ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा। पर उसके पहले हम लोग जीएफआर का कैसे, इसका मतलब कैसे बना, मतलब ऐसे तो नहीं है कि कोई दैववाणी हुआ था कि बेटा तेरे देश में जनरल फिनेंशियल रूल्स पैदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं था ना कि अचानक से जनरल फिनेंशियल रूल्स आ गया। तो जनरल फिनेंशियल रूल्स आने से पहले इसका और कुछ कहानी था, है ना, जो भी हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं अगर। तो पहली दफ़ा जब जनरल फिनेंशियल रूल्स आया वो ये 2017 में नहीं, हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे 2017 का जो जनरल फिनेंशियल रूल्स है। चलिए, बहुत भौंक रहा है ये। जनरल फिनेंशियल रूल्स 2017 का जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पर ये आया कब से, शुरुआत कहाँ से हुआ, तो देखिए इन द ईयर ऑफ 1947 क्या बताया जा रहा है, जनरल फिनेंशियल रूल्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1947, 1947। सन 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तब पहली बार जनरल फिनेंशियल रूल्स बना। और उसने क्या किया, जितना सारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर था पहले से, जितना सारा ऑर्डर था और जितना सारा इंस्ट्रक्शन फिनेंशियल मैटर के साथ संबंधित हुआ करता था, उसका एक कलेक्शन, उसका एक कलेक्शन था जनरल फिनेंशियल रूल्स। कब आया था, इन द ईयर ऑफ 1947 पहली बार। फर्दर इसको मॉडिफाई किया गया 1963 में और दोबारा 2005 में। ठीक है, तो 1947 से इसका शुरुआत हुआ था। अब एट प्रेजेंट हमारे हाथ में जो आपका जनरल फिनेंशियल रूल्स है, अच्छा चलिए यहाँ पे एक्चुअली एक पीपीटी में थोड़ा सा ये हो गया, बस ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या बोला जा रहा है, 2017 का जनरल फिनेंशियल रूल्स, इसका उद्भावन कैसे हुआ, कैसे ये आपका आया, तो क्या बोला जा रहा है, एक मिनट प्लीज वेट करिए। यदि क्या है, द पार्लियामेंट एडवाइजरी कमिटी पीएसी का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था, अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ, जिसमें डिफरेंट अलग अलग मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी सब थे वो लोग वहां पे गए, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने क्या किया, टू रिव्यू द जीएफआर। तो जनरल फिनेंशियल रूल्स जो पहले का था उसी को फर्दर रिव्यू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट का जब सेक्रेटरी सब है उन लोग उसको लीड कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, इनको इसलिए रिव्यू किया गया ताकि हम लोग एक कंप्रीहेंसिव रूल बना सके,
जो जो प्रेजेंट रिफॉर्म, रिसेंट जो रिफॉर्म आपका गवर्नमेंट डिफरेंट 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 जो गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो बजट का प्रोसेस है, उसमें जो रिफॉर्म्स हुआ, उस रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने के लिए, उस रिफॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा जो नया जीएफआर है ये बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। और उसी का रिजल्ट था जो 2017 में हमारे पास जो हमारा प्रेजेंट जीएफआर है, ये जीएफआर हमारे हाथ में आया, और जिसको हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारा ज़िंदगी को हराम कर रहा है ना, जिसके चक्कर में हमारा ज़िंदगी बर्बाद होने वाले हैं, और इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आईपी एग्ज़ाम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये सब आदमी ने मिलके बैठ के यही काम किया कि भाई तुम लोग मरो, तो इन लोगों ने तो करके छोड़ दिया, अभी हम ही लोगों को पढ़ना हुआ, है ना। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1947 में जीएफआर पहली बार आया था, फिर हम लोग देखे 63 में, 2005 में भी जीएफआर आया, फिर हम लोग देखे पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी बना अप्रैल 2015 में, जिसको हेड कौन कर रहा था, जिसको हेड कर रहा था डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी लोग, और उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया, और साथ ही साथ जो अलग अलग डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और कुछ अदर स्टेक होल्डर है, इन सब से फीडबैक लिया, और साथ ही साथ क्या किया, जो गवर्नमेंट का बजटिंग है, जैसे आपका रेलवे बजट और जनरल बजट को एक कर दिया गया, है ना, इस प्रकार का डिफरेंट जो रिफॉर्म आया है, उसी के आधार पे एक कंप्रीहेंसिव रूल बनाया, जो और हमारे हाथ में समर्पित किया, जिसका नाम है जीएफआर 2017। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीएफआर 17 का एक ओवरव्यू। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, स्पीड मेरा सही है, एक बार कंफर्म करिए, इसी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब देखिए जीएफआर का ओवरव्यू, हालांकि हमको जरूरत नहीं होगा, फिर भी जान लेना अच्छा है ना। मान लीजिए आपका दादाजी का क्या नाम था, अगर आप नहीं जानते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जान लेना अच्छा है। तो जीएफआर 2017 में टोटल 12 चैप्टर है ना, टोटल कितना चैप्टर है, 12 चैप्टर है, और इसमें टोटल 324 रूल है और 3 अपेंडिक्स है। तो जीएफआर 2017 को अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 12 चैप्टर, 324 रूल और 3 अपेंडिक्स, जिसके भीतर हमारे सिलेबस में बस 2 ही चैप्टर है। चैप्टर 2 जहाँ पे बोला गया जनरल सिस्टम ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट के संबंधित जो जनरल सिस्टम है उसी के बारे में चैप्टर 2 में बताया गया, जिसके भीतर रूल 7 से लेके रूल 41 तक हम लोगों को पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर 6 जहाँ पे बोला गया प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बड़ा प्यारा चैप्टर है ये, बहुत कुछ हम लोगों को यहाँ से जानने को मिलेगा, जहाँ पे रूल नंबर 143 से लेके 206 तक बताया गया। तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे जहाँ पे रूल नंबर 7 से लेके 41 है, चैप्टर 6 पढ़ेंगे जहाँ पे हमको बताया गया प्रोक्योरमेंट गुड्स और सर्विसेज का कैसे प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, रूल नंबर 143 से लेके 206 तक है। अब पब्लिक चैट में हमको थोड़ा एक दो सवाल का जवाब दीजिए। जीएफआर पहली बार कब आपका इशू हुआ था, फर्स्ट टाइम जीएफआर कब इशू हुआ था, सब लोगों को आंसर देना है, आप लोग आंसर दीजिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए देवेंद्र जी ने आंसर दिया, प्रशन, रमिया, कुंडू जी, सईदा जी, राम सिंह, हर्षा, वेरी गुड। बाकी लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, 1947, वेरी गुड। तो 1947 में पहली बार जीएफआर जो है ये आपका आया था। अच्छा, जो हमारा पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी था इसका गठन कब हुआ था, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी का गठन कब हुआ था, 2015 के अप्रैल महीने में, वेरी गुड कुंडू जी, 2015 के अप्रैल महीने में इसका आपका गठन किया था। अच्छा, टोटल जीएफआर में हमारा कितना चैप्टर है, जीएफआर में टोटल हमारा 12 चैप्टर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताइए हमको, या 12 चैप्टर है, टोटल रूल नंबर कितना है, टोटल रूल कितना है, 324, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमको बताइए टोटल अपेंडिक्स कितना है, टोटल अपेंडिक्स है 3। आपको एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 2 और 6 पढ़ना है। अब 2 में क्या बताया गया था, चैप्टर 2 में क्या बताया गया था, चैप्टर 2 में क्या बताया गया था, फिनेंशियल मैनेजमेंट, बिल्कुल, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिल्कुल, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी गुड।
वेरी गुड निशांत जी, वेरी गुड रोहन जी। जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, चैप्टर 6 में क्या बताया गया? जीएसएफएम। चलिए, जीएसएफएम, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड। तो ऐसा आसान सा मतलब एक छोटा सा सवाल कि मान लीजिए प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया, सवाल हो सकता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कहाँ पे बताया गया? चैप्टर 6 में बताया गया। अच्छा, चैप्टर 2 जो था इसमें रूल नंबर कहाँ से कहाँ तक बताया गया था, बताइए। चैप्टर 2 में रूल नंबर कहाँ से कहाँ तक था? 7 से लेके 41। वेरी गुड, 7 से लेके 41। अच्छा, चैप्टर 6 जो था इसमें रूल नंबर कहाँ से कहाँ तक बताया गए थे? 143 से लेके 206। देखिए कितना आसान है, सारा चीज़ हम लोगों को इसी तरीके से याद हो जाएगा और हम गारंटी देते हैं एक सवाल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2, जहाँ पे पहले बोला गया आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या बताया गया? तो रूल नंबर 7 में बताया गया कि ऑल मनी रिसीव्ड बाय और वन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑल मनी रिसीव्ड बाय और ऑन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ना है, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिसीव किया गया, और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा रिसीव किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ से जो पैसा रिसीव किया जा रहा है, दैट शैल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। इसको क्या करना है? गवर्नमेंट अकाउंट में आपको लाना है। तो जो भी पैसा हम गवर्नमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ से रिसीव होगा, that shall be brought into government account without any delay। तो पहला सवाल एग्जाम पे जो पूछता है, सवाल ये रहता है कि ऑल द मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले, विच रूल ऑफ जीएफआर 2017 टेल्स अस अबाउट दिस प्रोविजन। कौन सा रूल हमको इसके बारे में बताता है? तो आप याद रखिए, गवर्नमेंट के लिए जो पैसा हमको आता है ना, जो पैसा मिलता है, साथ ही साथ जमा कर देना होता है। अभी मिला, साथ साथ हम जमा कर देंगे। क्या करेंगे? साथ साथ जमा कर दो, डिले मत करो, साथ ही साथ जमा कर दो। तो रूल नंबर 7 में ये बात बताया गया कि गवर्नमेंट का कोई पैसा अगर हम रिसीव करते हैं तो तुरंत हमको अकाउंट फॉर करना है गवर्नमेंट अकाउंट में विदाउट एनी डिले। अब यहाँ पे जो पैसा हम लोग रिसीव करते हैं उसके भीतर क्या क्या चीज आता है? तो दो चीज बोला गया। नंबर 1, ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई ड्यू मतलब गवर्नमेंट को कुछ पैसा लेना था। जैसे मान लीजिए कोई चालान काटा गया, आप बाइक चला रहे थे विदाउट हेलमेट, तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट का ड्यू हुआ। तो ये पैसा गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, है ना। ये पैसा आपको वापस नहीं करना है हमको, ये पैसा हमको वापस नहीं करना है, पर कुछ पैसा रहता है जिसको हमको वापस भी करना होता है। जैसे मान लीजिए हम पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई कस्टमर आया, 5,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो ये जो डिपॉजिट है, इस प्रकार का जो रेमिटेंसेस है, ये सबको क्या करना होता है? हमको वापस करना होता है। ठीक है, ये सबको हमको क्या करना होता है? वापस करना होता है। तो दो चीज हमारे पास आ रहा है। नंबर 1, कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट का ही ड्यूज है, जो गवर्नमेंट के पास ही मान लीजिए रहेगा। दूसरा, ऐसा चीज जिसको हमको वापस करना है ना, जो हमारा हमको वापस करना है, हमको लायबिलिटी है, वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा लायबिलिटी है, उसको हमको देना है। तो चाहे गवर्नमेंट का ड्यू हो, चाहे कोई पैसा हमारे पास कस्टमर आके रख दे, डिपॉजिट करे, रेमिट करे या किसी दूसरे तरीके से, तो हमको तुरंत उसको अकाउंट फॉर करना है, गवर्नमेंट अकाउंट में डालना है। और गवर्नमेंट अकाउंट को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें 2-3 कैटेगरी आपको मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। तो ये जो 3 प्रकार का कैटेगरी है, किसी ना किसी एक कैटेगरी में ये पैसा हमारा जमा होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंट में हमको तुरंत इसको जमा करना होता है। और ये बात हमको कौन बताता है? तो खाली ये जीएफआर का रूल नहीं है, इसके बारे में हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोला कि आपको ये पैसा जमा करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 150 और 283 का 1 याद रखना है। सवाल यहां से भी पूछेगा कि जो पैसा हमको तुरंत जमा करना है गवर्नमेंट अकाउंट में, इसके बारे में
Which article of Constitution of India tells us regarding this provisions? तो याद रखेंगे आर्टिकल 150 एंड 283 का 1 of Constitution of India says us that any money received by or on behalf of government shall be brought into government account without any delay. तो ये बात याद रखना है, दो तीन चीज याद रखना है. नंबर 1 रूल नंबर 7 कहा बोला गया? रूल नंबर 7 में बोला गया कहा जमा करना है? गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है. कैसे? विदाउट डिले, कोई डिले नहीं चलेगा. और इसके भीतर क्या क्या चीज आता है? तो गवर्नमेंट का ड्यूज आता है, कोई पब्लिक ने हमको जमा किया, पैसा रिमिट किया या फिर दूसरे तरीके से कुछ किया तो ये भी आ जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 150 283 का 1. गवर्नमेंट अकाउंट के भीतर क्या क्या आता है? तो हमारा आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड, आ जाता है कंटीजेंसी फंड, आ जाता है पब्लिक अकाउंट. ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों का आ जाता है. अब ये हुआ हमारा रूल नंबर 7. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 8 के प्रति. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो 3 प्रकार का अकाउंट देखे थे ना कि गवर्नमेंट अकाउंट के भीतर 3 है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट. तो इसके बारे में भी आपके एग्जाम पे सवाल पूछता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके सिलेबस में है. तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल में बताया गया, पब्लिक फंड पब्लिक अकाउंट के बारे में कहाँ बताया गया, कंटीजेंसी फंड के बारे में कहाँ बताया गया. तो शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं CPC. क्या याद रखना है? CPC, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर, जो आप याद रखिए. CPC क्यों? C स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक अकाउंट और ये C स्टैंड्स फॉर कंटीजेंसी. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है ना इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में है. जैसे कंसोलिडेटेड फंड को कहाँ पे बताया गया? आर्टिकल 266 के 1 में, 266 का 1, आर्टिकल 266 के 1 में हमारा बताया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में. दूसरा बताया गया पब्लिक अकाउंट, कहाँ बताया गया? आर्टिकल 266 के 2 में. और बताया गया कंटीजेंसी फंड, कहाँ पे बताया गया? आर्टिकल 267 के 1 में. तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज देखे, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड. CPC 266 का 1, 266 का 2 और 267 का 1, 266 1, 266 2 और 266 का 267 का 1. ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे. आगे आते हैं हम लोग रूल 8 के 1. आगे बढ़े. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा बिल्कुल यहाँ पे सही बोले, आपका चैप्टर 2 जो है वो आपका रूल नंबर 142 से स्टार्ट होता है. ठीक है, चैप्टर 2 जो है, हम थोड़ा गलत बोले, चैप्टर 2 जो है आपका रूल 142 से स्टार्ट होता है जहाँ पे ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे आते हैं हम लोगों का चैप्टर 2 में रूल नंबर 8 का 1, सॉरी चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 6 हम बोलने वाले थे. चलिए अब आते हैं हम लोग 8 का 1. तो 7 नंबर रूल हम लोग देखे, अब आते हैं 8 का 1 में. 8 का 1 में क्या बोला गया? तो यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया गया. जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है आपको याद रखना है. क्या बोला जा रहा है? अंडर आर्टिकल 284, अंडर आर्टिकल 284 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, all money received by or deposited with any officer employed in connection with the affairs of union other than the revenues or public money raised raised or received by government shall be paid into public account. तो क्या बोला गया? आर्टिकल 284 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका आर्टिकल 284 क्या बता रहा है कि ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपोजिटेड with any officer employed in connection with the affairs of union, उनको क्या करना है? बोला जा रहा है उनको ये पैसा क्या करना है? पब्लिक अकाउंट में जमा करना है ना. ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपोजिटेड विथ एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन. देखिए कौन सा पैसा? तो बोला गया अदर देन द रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज्ड और रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट.
तो बोला गया आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, इसके भीतर जो पैसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो पैसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, उस पैसे को छोड़कर और गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस फंड को रेज कर रहा था, मतलब जैसे मान लीजिए नेशनल डिफेंस फंड, तो नेशनल डिफेंस फंड के लिए कोई पैसा जा रहा है, तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा, ये गवर्नमेंट आपका रेज कर रहा है, ये आपके लिए नहीं, आपने जो पैसा दिया वो पैसा नहीं, गवर्नमेंट इसको रेज कर रहा है। तो बोला गया कोई भी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जिसके पास कोई पैसा आया, तो उस पैसे में से जो गवर्नमेंट का ड्यू है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा रेज किया गया, इन दोनों को हटा के बाकी जो पैसा रहेगा वो चला जाएगा पब्लिक अकाउंट में। बात क्लियर हुआ? गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट जो फंड रेज कर रहा है, मतलब ये आपके लिए, मतलब आपको ये वापस करने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा ये रेज किया जा रहा है। बेसिकली अगर आप बोलिएगा जैसे पैसा इकट्ठा होता है तो हम लोग इसको दो कैटेगरी में आप अगर बांटिएगा, जैसे एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए हमारा सैलरी वगैरह बनता है ना, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई रिकरिंग नेचर का कोई दूसरा खर्चा है तो वो बनता है। तो ये गवर्नमेंट जो हमारा बेनिफिट के लिए काम धाम करते हैं, सारा कहाँ से करेंगे, ये मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करता है। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, पब्लिक अकाउंट का मतलब होता है जनता का पैसा, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आपने खाता खोला, जो पैसा हमको वापस करना है, तो जो पैसा हमको वापस करना है वो चला जाएगा पब्लिक अकाउंट पे। जो पैसा हमको वापस नहीं करना है आइदर वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में या फिर कंटीजेंसी फंड में। तो जो पैसा वापस करना है वो कहा जाएगा पब्लिक अकाउंट में, जो हमको वापस नहीं करना है वो कहा जाएगा, वो चला जाएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड में, नॉर्मली कंसोलिडेटेड फंड में और कंटीजेंसी फंड में। तो बात यहां से क्लियर हुआ। आर्टिकल 284 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताया जा रहा है, ऑल मनी रिसीव्ड बाई और डिपॉजिटेड विथ एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर के पास जो पैसा आया या डिपॉजिट किया गया जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है और गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया पैसा नहीं है, उस पैसे को छोड़ के बाकी सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, बाकी सारा पैसा चला जाएगा पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है और एक बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर कोर्ट, तो दो चीज बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरा कोई भी कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट विद इन द यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी के अंडर में जो हाई कोर्ट है उसको अगर आप छोड़ दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोई भी कोर्ट जो पैसा आपका उसके पास डिपॉजिट होता है उसको हम क्या करते हैं, पब्लिक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, फंडा क्या हुआ इसको आप इस तरीके से समझिए, पब्लिक अकाउंट में हम क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा हमको वापस करना है। क्यों, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ कंप्लेन किया, अब ए ने क्या किया, मान लीजिए बी के पास से कुछ रिकवर किया गया 20 लाख, अब ये 20 लाख कोर्ट ने अपने लिए रिकवर नहीं किया, ये क्यों रिकवर किया, ताकि ये पैसा दिया जा सके ए को। अब जब ये पैसा हमारे पास आया पर मेरा नहीं है, इसको हमको दे देना इसको, तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक अकाउंट में जाएगा, जिस कारण से बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर रहेगा तो उसको क्या करना रहता है, वो पैसा को पब्लिक अकाउंट में डालना रहता है। कंसर्न हाई कोर्ट जो रहता है, जो आपका यूनियन टेरिटोरी वगैरह रहेगा, वो भी अपना पैसा को मान लीजिए क्या करेगा, वो अपने जगह का जो ये रहेगा उसके उधर करेगा। मान लीजिए हाई कोर्ट जो रहेगा, हाई कोर्ट का जो पैसा रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो अपने एंड में जो पब्लिक अकाउंट मेंटेन होगा उसमें हो सकता है करेगा। ये वाला मेरा पर्सनली थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के लिए अलग से इसको यूनियन टेरिटोरी में क्यों अलग रखा गया, पर फिर भी आपको याद रख लेना है इसको कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कोई भी कोर्ट अगर है तो वो क्या करेगा, पैसा पब्लिक अकाउंट के लिए ही आपका रखेगा, पैसा आपका पब्लिक अकाउंट में ही जमा होगा। अब ये हो सकता है कि हाई कोर्ट जो यूनियन टेरिटोरी में है उनके पास कोई दूसरा अकाउंट मेंटेन होता होगा जिसके माध्यम से पब्लिक को पैसा दिया जाता है, तो ये एक चीज़ हो सकता है।
ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट अगर होगा तो पैसा कहाँ पे रहेगा, हमारा पब्लिक अकाउंट में रहेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन किसको दिया गया, हाई कोर्ट जो आपका यूनियन टेरिटोरी में है उसको आपका एक्सेप्शन दिया गया। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। एक बार पब्लिक चैट में कंफर्म करिए कि हम लोग आगे बढ़े कि नहीं। अच्छा, अब बताइए, एक सवाल थोड़ी देर पहले हम आपको पूछे हुए थे कि कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट के बिहाफ से रिसीव होता है, ऑल मनी रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आइदर एज गवर्नमेंट ड्यूज, है ना, और फॉर डिपॉजिट और रेमिटेंस शैल बी ब्रॉट इनटू ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट अकाउंट, है ना। तो क्या करना है आपको, कहाँ जमा करना है, कोई भी पैसा तो हमको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है, कंसोलिडेटेड नहीं बोलना है आपको। कोई देखिए, ये पैसा आपका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पब्लिक अकाउंट हम किस लिए नहीं बोले, गवर्नमेंट अकाउंट इसलिए है क्योंकि इसके भीतर दो प्रकार का पैसा हो सकता है। यहाँ पे एक बोला गया गवर्नमेंट का ड्यूज, गवर्नमेंट का ड्यूज मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो चला जाएगा कंसोलिडेट में। पब्लिक का डिपॉजिट है, पब्लिक का पैसा है तो ला जाएगा पब्लिक अकाउंट में। तो जिस कारण से दोनों इंक्लूडेड है इसलिए इसको बोला जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट। और इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया, पब्लिक चैट में बताइए, कौन सा रूल में बोला गया, रूल नंबर 7 में बोला गया। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इस प्रोविजन हमको देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये प्रोविजन देता है, बिल्कुल 150 और 283 का एक, 150 और 283 का एक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में डिफाइन किया गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में, 266 का 1, वेरी गुड। 263 नहीं है निशांत जी, 266 का 1, 266 का 1, देवेन जी 261 हो गया, 266 का 1, ठीक है, वेरी गुड अमित जी। चलिए, अब बताइए पब्लिक अकाउंट को कहाँ पे डिफाइन किया गया, पब्लिक अकाउंट को 266 के 2, वेरी गुड निशांत जी, वेरी गुड अमित जी, 266 के 2, वेरी गुड रोहन रवि तेजा, बहुत बढ़िया। अब बताइए कंटीजेंसी फंड को कहाँ डिफाइन किया गया, कंटीजेंसी फंड को 267 का एक में, 267 का एक में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताइए, बोला जा रहा है कि आपका हाँ, ऑल जो भी आपका कंसोलिडेटेड, ये तो हम लोग देखें 284, जो भी पैसा गवर्नमेंट का ड्यू नहीं है, गवर्नमेंट का ड्यू नहीं है, पब्लिक को हमको वापस करना है, उसको हमको पब्लिक अकाउंट में ही जमा करना है। जो पैसा हमको पब्लिक को वापस करना है वो हमको पब्लिक अकाउंट में ही जमा करना है। आर्टिकल कौन सा है ये बात बताता है, पब्लिक का पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा करो, आर्टिकल 284, वेरी गुड निशांत जी, अग्निव जी, परितोष, देवेन, दिव्यदूती, प्रदीप, वेरी गुड, 284 में। अच्छा बताइए, हम लोग एक बात देखे थे, कौन सा कोर्ट है जो हमारा पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा करता है ना, पब्लिक अकाउंट के लिए, पब्लिक अकाउंट में कौन सा कोर्ट है जो पैसा जमा करता है, सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट भी होगा पर हाई कोर्ट एक्सेप्ट हम बोलेंगे तो अदर, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट इन इन यूनियन टेरिटोरी। हाई कोर्ट जो यूनियन टेरिटोरी के भीतर आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब जो है ये पैसा क्या करता है, पब्लिक अकाउंट में ही जमा करता है एक्सेप्ट यूनियन टेरिटोरी। तो ये हो गया हमारा 8, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग 8 के 2 में, 8 के 2 हमको क्या बताता है, तो 8 का 2 हमको बता रहा है द हेड ऑफ अकाउंट, the head of account to which such money shall be credited and withdrawal of monies from it shall be governed by government accounting rules 1990 and सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल 1983। तो बोला गया डिफरेंट जगह से जो भी हमारे पास पैसा आता है या हमसे पैसा जाता है, ये सबका अकाउंटिंग कैसे करना है, कौन सा हेड में हम इसको डालेंगे, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, इसका प्रक्रिया हमको कहाँ पे बताया गया। तो 2 रूल आपको याद रखना है। एग्जाम पे डायरेक्ट ये सवाल आपको इस प्रकार से पूछेगा कि द हेड ऑफ अकाउंट टू विच डिफरेंट मनी क्रेडिटेड एंड विदड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके बारे में प्रोविजन
कहा दिया गया, इन विच रूल द प्रोविजंस इज गिवन, तो बोला गया दो रूल आपको याद रखना है। क्या क्या? नंबर 1 याद रखना है GAR, गार, GAR, गार 90। क्या याद रखना है? गार 90। गार क्यों? गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स। क्या याद रखना है? गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल्स 1983। तो सवाल आपको डायरेक्ट इसी तरीके से पूछेगा, जो डिफरेंट हेड में जाके या अलग अलग तरीके से कैसे हमको पैसा जमा करना है, कैसे क्या करना है, जनरल और स्पेशल ऑर्डर वगैरह जो है ये कौन सा रूल के द्वारा गवर्न होता है, तो गार 90 और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट पेमेंट रूल, तो CGA-RP रूल बोल सकते हैं आप। हम लोग इसको याद रखने के लिए CGA, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट, RP, CGA-RP रूल 1983। तो ये दोनों रूल नंबर हमको याद रखना है, गार 90 और CGA-RP 83। गार 90, CGA-RP 83 दिमाग में बिठा लीजिए। गार 90, CGA-RP 83। गार 90 मतलब गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 और CGA 83 मतलब CGA, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983। इन दोनों रूल के द्वारा अकाउंटिंग का प्रोसीड्योर को गवर्न किया जाता है। ठीक है, कैसे अकाउंटिंग वगैरह होगा, कैसे क्या काम चलेगा, सारा ये दो रूल हमको बताता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 9। क्या बोला गया? It is the duty of the Department of Central Government concerned to ensure that the receipt and dues of government are correctly and promptly assessed, collected and duly credited to consolidated fund और पब्लिक अकाउंट एज द केस में बी। तो हम लोग थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि पब्लिक का पैसा जब हमारे पास आता है, कोई भी पैसा हमारे पास आता है, तो नॉर्मली आइदर हम उसको कंसोलिडेटेड फंड में जमा करते हैं या फिर उसको पब्लिक अकाउंट में जमा करते हैं। कब हम कंसोलिडेटेड फंड में जमा करेंगे? जो पैसा हमको वापस नहीं करना है। याद रखना है कंसोलिडेटेड में कब जाएगा? नॉट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नॉट टू रिफंड, जो पैसा हमको रिफंड नहीं करना है। किसको? पब्लिक को। जो नॉट टू रिफंड टू पब्लिक, जो हम पब्लिक को जो पैसा हम वापस नहीं करेंगे वो कहा जाएगा? वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा पैसा जाएगा? जो पैसा हमको रिफंड नहीं करना है। कहाँ पे बताया गया? 266 के 1 में बताया गया है ना, 266 के 1 में बताया गया, जो पैसा हमको वापस नहीं करना है। और जो पैसा हमको रिफंड करना है, जो पैसा हमको रिफंड करना है पब्लिक को, वो कहा जाएगा? वो पैसा हम जमा करेंगे पब्लिक अकाउंट में। कहाँ बताया गया? 266 के 2 में बताया गया है ना। गलत होगा तो बताइएगा। नॉट टू रिफंड टू पब्लिक, पैसा पब्लिक को देंगे नहीं तो दे देंगे किसके पास? कंसोलिडेटेड फंड में। पैसा पब्लिक को वापस करना है, कहाँ चला जाएगा? पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज है, कोई भी रिसिप्ट है जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसको हमको प्रॉपर असेसमेंट उसका हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली उसको कलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, और उसको ड्यूली क्रेडिट किया गया कि नहीं गवर्नमेंट अकाउंट में, ये इंश्योर करना किसका काम है? सवाल ये भी पूछता है, इंश्योर करना किसका काम है? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ये उनका काम है, जिसने उस रिसिप्ट को लिया, जिसने गवर्नमेंट का उस ड्यूज को कलेक्ट किया, ये उनका काम है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनका क्या काम है? तो काम ये है टू जो भी हमारा पब्लिक से हमारा जो रिसिप्ट है, जो पैसा हमको लेना है, जो गवर्नमेंट का ड्यू है, ये सबको हमें करेक्टली एसेस करना है, प्रॉम्प्टली एसेस करना है। नंबर 1 करेक्ट मतलब निर्भुल तरीके से, कोई गलती नहीं होगा असेसमेंट में। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है? टैक्सिंग करना है। मान लीजिए, चलिए एक दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं। एक 20 ग्राम का लेटर है, कस्टमर ने क्या किया? मान लीजिए इसको
हमारा अग्निव जी भेज रहा है परितोष लकड़ा के पास। क्या हुआ? अग्निव जी एक चिट्ठी भेज रहा है परितोष लकड़ा के पास, ठीक है। 20 ग्राम इसका वजन था और कस्टमर ने 3 रुपए का पोस्टेज लगाया था। हमको कितना टैक्सिंग करना है बताइए? 20 ग्राम का था। चलिए कैसे कैलकुलेट किए? 4 रुपए। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किए? तो देखिए 5 रुपए का हमारा होता है, 3 रुपए दिए हैं, 2 रुपए हमारा ड्यू था, है ना। तो हमने क्या किया उसका, हमको क्योंकि हमको मालूम है उसका डबल द डेफिशिएंसी चार्ज किया जाता है। और क्योंकि ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, नॉट ए गवर्नमेंट लेटर, ये ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। अगर होता तो हम खाली डेफिशिएंसी लेते, है ना। अगर मान लीजिए अग्निव के बदले यहाँ पे मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है उनको कोई चिट्ठी भेजना था, है ना, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हेड है उनको कोई चिट्ठी भेजना था, तो हम 2 रुपया कलेक्ट करते क्योंकि वहाँ पे सिंगल द डेफिशिएंसी लेते। तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा काम क्या है कि प्रॉपरली करेक्टली असेस करना, करेक्टली असेस करना कितना, कि कितना मेरा ड्यू है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आज नहीं कल लेंगे, परसों लेंगे, तरसों लेंगे, भाई हमको प्रॉम्प्टली ये असेसमेंट करना है ना। और साथ ही साथ हमको कस्टमर से कलेक्ट भी करना है, और जब कलेक्ट करेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, इसको आपका कंसर्न अकाउंट में क्रेडिट भी करना है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या करना रहता है। हम बस एक एग्जाम्पल दिए, एकदम मतलब ऐसा ही ऐसा नहीं है, बस समझने के सुविधा के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि ये जो ड्यू वगैरह है इसको कलेक्ट करने के लिए काम किसको दिया गया, तो ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का। रूल नंबर 9 ये बात हमको बताता है कि गवर्नमेंट का ड्यू वगैरह रहेगा, प्रॉम्प्टली एसेस करना है, कलेक्ट करना है ना, और उसको क्रेडिट करना है। रूल नंबर 9 बताता है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 10 में। रूल नंबर 10 क्या बता रहा है? बता रहा है द कंट्रोलिंग ऑफिसर। 10 में क्या बोला गया? कंट्रोलिंग ऑफिसर shall arrange to obtain from his subordinate officers monthly accounts and returns in suitable form which has been accounted for by subordinate officer, and compare them with statement of credit furnished by the account officer to see the amounts reported as collected have been duly credited or not। तो क्या बोला गया बात यहाँ पे? बड़ा घोटाला चीज है। तो देखिए कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं। अब इनके पास 2 जगह से डेटा आ रहा है। जो इनका सबॉर्डिनेट ऑफिसर है ये क्या कर रहे हैं, इनको कुछ प्रोफॉर्मा है, कुछ फॉर्म है, सुइटेबल फॉर्म है। जैसे हम लोग मान लीजिए एक्सेस कैश बैलेंस मेमो भेजते हैं, तो वो क्या हुआ, एक पार्टिकुलर प्रोफॉर्मा है, उसमें हमको एक्सेस कैश बैलेंस जो है उसको भेजना है, या फिर मान लीजिए कुछ और रिटर्न हमको भेजना रहता है मंथली अकाउंट का। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर क्या करेगा, उन्होंने कितना पैसा वगैरह इधर उधर से उनको मिला, कलेक्ट किया, सारा चीज उनको जो हुआ है वो क्या करेगा, एक मंथली अकाउंट बनाएगा, ठीक है। जो भी रिटर्न उनको फाइल करना है उसके लिए एक रिटर्न बनाएगा सुइटेबल फॉर्म में, और क्या करेगा, इसको भेजेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास कि साहब इस महीने में हमारा इतना ही काम हुआ, इतना ही हमको मिला। अब ये क्या हुआ, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास एक रिपोर्ट आएगा। कहां से आएगा? अकाउंट ऑफिसर के पास से। देखिए क्या बोला जा रहा था, स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब इन्होंने क्या किया, पब्लिक से कुछ पैसा लिया, हमारा जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, और लेके क्या किया, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किया। तो इसका एक स्टेटमेंट हुआ, है ना। इन्होंने अपना क्या किया, रिपोर्ट सबमिट किया, किसके पास, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास। अब अकाउंट ऑफिसर ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिया, उसमें क्या कि कितना पैसा हमने गवर्नमेंट अकाउंट में एक्चुअल में जमा किया। अब 2 रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने दिया, हमारा जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, ये रिपोर्ट हमको किसने दिया, अकाउंट ऑफिसर ने दिया। अब हमको, हम कंट्रोलिंग ऑफिसर है, हमको क्या करना है, इन दोनों को टैली करना है कि जितना हमारा सबऑर्डिनेट बोल रहा है कि इतना पैसा हमने जमा किया, एक्चुअल में उतना पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हुआ या फिर नहीं। ये देखना किसका काम है, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम है। सवाल पूछता है आपको
ठीक है, याद रखिए। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, द कंट्रोलिंग ऑफिसर शेल अरेंज टू ऑब्टेन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर मंथली अकाउंट एंड रिटर्न। तो जो हमारा मंथली अकाउंट है, जो हमारा रिटर्न है, वो सबमिट करेगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर। साथ ही साथ कंपिटेंट अथॉरिटी जो हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो क्या करेगा, ही रिसीव्स स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट, किसके द्वारा, फ्रॉम द अकाउंट ऑफिसर। और ये क्या करता है, इन दोनों चीज को कंपेयर करता है, कंपेयर करके देखता है द अमाउंट विच इज रिपोर्टेड टू बी कलेक्टेड, जितना पैसा रिपोर्ट किया गया कि हमने इतना इकट्ठा किया, इतना कलेक्ट किया, उतना अमाउंट ड्यूली क्रेडिट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो बस यही बात हमको यहाँ पे याद रखना है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर से रिपोर्ट आया, अकाउंट ऑफिसर से रिपोर्ट आया, दोनों को हमने टैली किए और टैली करके देखा कि जितना पैसा हमको क्रेडिट होना था उतना पैसा हमारे खाते पे आया है या नहीं। ठीक है, बोला जा रहा है each account officer will send an extract from his accounts showing the amount brought into credit in the accounts in each month to the controlling officer। तो जो बात हम लोग ऑलरेडी देखे कि अकाउंट ऑफिसर का ये काम है कि महीने के एंड में वो क्या करेगा, कितना पैसा क्रेडिट हुआ उसका एक रिपोर्ट बना के कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास भेजेगा। बस इतना ही बात हमको कहाँ पे बताया गया, हमको 10 नंबर रूल पे बताया गया। अब आते हैं हम लोग रूल 11, खतरनाक इंपॉर्टेंट 2024 का सस्पेक्टेड क्वेश्चन। ये लिख लीजिए, इस बार आपका एग्जाम होगा तो 2 नंबर मिलेगा इस पेज को अगर आप देखते हैं तो। बस इसी पेज से 2 नंबर आएगा, किसी को बताइएगा नहीं। हालांकि क्वेश्चन हम सेट नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी चोरी चोरी चुपके चुपके हम देख लिए हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द डिपार्टमेंट in which the officers are required to receive money on behalf of government shall issue receipt in GAR 6। तो क्या बोला गया, जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बिहेव से पैसा रिसीव करता है उनको एक रिसिप्ट इशू करना है, उनको एक रिसिप्ट इशू करना है। और उस रिसिप्ट को किस फॉर्म में इशू करना है, तो बोला गया भैया गार 6 में इशू करना है। गार 6 GR6, इसको याद कर लीजिए मन ही मन, जितने बार हो सकता है। हमको अगर रिसिप्ट इशू करना है, कौन सा फॉर्म में रिसिप्ट इशू करना है, तो गार 6 में इशू करना है। अब ये देखिए, ये आपका जनरल फिनेंशियल रूल्स है, कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑप्शन दिया गया कि भाई ये गार 6 का जो प्रोफॉर्मा है, इसको दिमाग में रखते हुए अपने सुविधा के अनुसार और तुम्हारे वहां पे जो जो चीज जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलते वक्त कस्टमर को एक रिसिप्ट हम देते हैं, खास करके अगर हम बीओ का बात कर रहे हैं, बीओ में अगर हम लोग खाता खोलते हैं तो कस्टमर को एक रिसिप्ट देते हैं। क्या नाम है उसका बताइए, क्या रिसिप्ट का नाम है जो हम लोग बीओ में खाता खोलते वक्त देते हैं? अभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, कुछ लोग बोलता है कि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। SB26, वेरी गुड हर्षा जी, निशांत जी, संदेश जी, SB26। तो SB26 कितने कॉपी में रहता है, डुप्लीकेट में या ट्रिप्लीकेट में, बताइए तो पब्लिक चैट में। वेरी गुड, ये ट्रिप्लीकेट में रहता है, बिल्कुल। तो ये जो रिसिप्ट हुआ बेसिकली ये एक कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ गार 6 आप बोल सकते हैं, कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ गार 6, क्योंकि गार 6 में हम लोग रिसिप्ट इशू करते हैं और सारा डिपार्टमेंट को बोला गया तुम अपने हिसाब से भाई बना लो, हम ये एक प्रोफॉर्मा बना दिए। जैसे आप लोग गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल GSP GR जब देखेंगे, वहां पे एक जनरल फॉर्म नंबर दिया गया, ये नंबर वो नंबर, डिपार्टमेंट ने हमने क्या किया, उसको कस्टमाइज करते हुए अलग अलग फॉर्म डिजाइन किए हुए हैं, है ना। तो सिमिलरली गार 6 इज इक्विवेलेंट टू हमारा SB26 बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है गार 6। अब क्या बोला गया, देखिए, डिटेल्ड रूल्स प्रोसीड्योर्स रिगार्डिंग असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन, रेमिशन, abandonment of revenue and other receipt shall laid down in the regulations of the department responsible for same। थोड़ी देर पहले हम आपको जो बात बोले, क्या बोले थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑप्शन दिया गया, खुला छूट, भाई तुम बनाओ, तुम्हारा डिजी पोस्ट जो है ना, वो बनाएगा, वो बनाएगी कि भाई इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जो भी हमारा ये जो डिफरेंट रूल्स वगैरह है रिगार्डिंग असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन, रेमिशन,
एंड अबंडनमेंट। इस रिलेटेड रेवेन्यू का इन जो मैटर्स है, असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन, रेमिशन, अबंडनमेंट रिलेटेड जो मैटर है, इन सबके संबंधित रूल, गाइडलाइन, रेगुलेशंस कौन बनाएगा? तो जो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है उस पर्पज से वो बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल 11। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से याद रखना है नंबर गार-6। दूसरा चीज याद रखना है, ये डिटेल्स रूल्स कौन बनाएगा? डिटेल्ड रूल प्रोसीड्यूर्स कौन बनाएगा? तो कंसर्न डिपार्टमेंट बनाएगा। सवाल यहां से भी पूछता है, तो दो सवाल हो सकता है, गार-6 वाला, एक डिपार्टमेंट वाला। तीसरा, गार-6 में हमको रिसिप्ट इशू करना है, कौन बताता है? तो रूल 11 बताता है। गार-6 में रिसिप्ट इशू करने के बारे में कौन बताया? रूल 11 बताया। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं रूल 12। रूल 12 क्या बोला? देखिए, बोला गया अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीजन। तो हमारा गवर्नमेंट का जो ड्यू है, गवर्नमेंट का जो ड्यू है, ये आउटस्टैंडिंग नहीं रखना है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। जब तक वैलिड ग्राउंड नहीं है तब तक हमको विदाउट एनी रीजन, सफिशिएंट रीजन, कोई पैसा भी आउटस्टैंडिंग नहीं रखना है। मतलब दुकान में जाइएगा तो बंगला में एक बात बोला जाता है, आज के नगद काल के बाकी। मतलब आज आप जो पैसा है ना, आप पैसा देके खरीद लो, कल हम उधार देंगे। मतलब बेसिकली कल कभी आएगा नहीं, तो आपको हमेशा पैसा दे के ही सामान लेना है। तो क्या बोला जा रहा है? अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो ड्यू है, मतलब मान लीजिए इस तरीके से, आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, आपको, आपके पास कोई कस्टमर आया रजिस्ट्री बुक करने के लिए, और उसने बोला कि सर सर बड़े गरीब आदमी हैं, आज हम चिट्ठी बुक करते हैं, कल हम पैसा आपको दे देंगे। तो ये उधारी का काम हम नहीं करते हैं। आपको गवर्नमेंट का जो ड्यू है उसको आउटस्टैंडिंग रखने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, अनलेस देयर इज सफिशिएंट रीजन। अगर कोई वैलिड ग्राउंड रहेगा, मतलब ये रीजन भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, उसके ऊपर भी कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर रहेगा कि भाई तुम रख लो या कुछ करो, तभी जाके हम लोग आउटस्टैंडिंग रख सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट का जो ड्यू है उसको आउटस्टैंडिंग नहीं रखा जाएगा। बस इतना याद रखना है, ड्यू ऑफ गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीजन। अब बोला गया, कभी अगर ऐसा होता है where such amount appear to be irrecoverable, मान लीजिए सफिशिएंट रीजन था, कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर था, और कुछ पैसा मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, तो बोला जा रहा है where such amounts appears to be irrecoverable, the order of the competent authority shall be obtained for its adjustment। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया, रिकवर नहीं हो पाया, है ना, कुछ भी ग्राउंड पे, तो बोला गया यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर लगेगा कि उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाए। ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात है नहीं, बस इतना ही याद रखना है, गवर्नमेंट का ड्यू आउटस्टैंडिंग नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, कभी अगर किसी कारणवश रह गया, अगर इरिकवरेबल हो गया, तो कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर रहेगा ताकि उसका एडजस्टमेंट किया जाए। ठीक है, रूल 12 अब याद रखिए, जो पैसा का 12 बज चुका है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब क्या, उसका 12 बज चुका है, वो भाई हमको कोई देगा नहीं। उधार लेने के बाद कोई चुकाता नहीं है, बहुत मतलब शर्म भी आता है कभी कभी किसी दोस्त को उधार दे के देखिएगा। नॉर्मल जनरल सर्कमस्टेंसेज बता रहे हैं, हमेशा नहीं, मुझे मेरा दोस्त लोग बहुत पैसा देता है, पर आम आदमी का बात हम बता रहे हैं। किसी को उधार देने के बाद देखिएगा बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो इरिकवरेबल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रूल 13। रूल 13 क्या बता रहा है? तो रूल 13 हमको बता रहा है, अनलेस स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय एनी रूल और ऑर्डर मेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, नो सम शैल बी क्रेडिटेड एज रेवेन्यू बाय डेबिट टू ए सस्पेंस हेड। कोई भी पैसा हम लोग सस्पेंस हेड में रखते हुए उसको क्रेडिट नहीं कर सकते। इसको अगर समझने का प्रयास करिएगा तो इसको इस तरीके से आप समझिए, जिसको बोला गया क्रेडिट मस्ट फॉलो नॉट प्रिसीड द एक्चुअल रियलाइजेशन। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर हमारे पास आया और उन्होंने एक अकाउंट पे ही चेक हमको दे दिया रियलाइजेशन के लिए।
कि सर हमको क्या करना है, मेरा एसबी खाता में या फिर मान लीजिए मेरा पीपीएफ खाता में ये चेक को जमा किया जाए, है ना। अब हमने क्या किया, इस पैसे को जब तक इसका रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक ये पैसा मेरे खाते पे मतलब पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट या जहां पे भी होता है, जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक क्या हम इसको जमा कर पाएंगे, तब तक हम इसको जमा नहीं कर पाएंगे। जब पैसा मेरे पास एक्चुअली रियलाइज हो चुका है तब जाके हम क्या कर पाएंगे, इसको उनके अकाउंट पे क्रेडिट कर पाएंगे। तो फंडा क्या बोला जा रहा है, द क्रेडिट मस्ट फॉलो, द क्रेडिट मस्ट फॉलो नॉट प्रिसीड एक्चुअल रियलाइजेशन। तो एक्चुअली पैसा आने से पहले मतलब जब तक वो किसी सस्पेंस हेड में है तब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे। देखिए सस्पेंस हेड मतलब आप ट्रांजिट बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जब तक वो पैसा एक्चुअली खाते में नहीं आया हम लोग मान लेते हैं कि वो सस्पेंस हेड में है, ठीक है। मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चेक हमको किसी ने दिया, क्या गारंटी है उसके खाते पे उतना पैसा है, नंबर वन। नंबर टू, क्या गारंटी है उसका सिग्नेचर टैली होगा। तो मैटर क्या है, सस्पेंस में है भाई, ये चीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब कोई चीज सस्पेंस हेड में रहेगा तब तक हम उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। जब एक्चुअल रियलाइजेशन हो जाएगा तब जाके हम क्या करेंगे, तब जाके हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई, तुम्हारा पैसा आ गया, लो तुम्हारे पीपीएफ में जमा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे और एक सवाल आप लोगों से, पीपीएफ से बताइए, पीपीएफ का जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कब से कब तक कैलकुलेट किया जाता है, पब्लिक चैट में जवाब दीजिए फटाफट से। पीपीएफ का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कब से कब तक आपका देखा जाता है। लोएस्ट क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम पीरियड ऑफ डैश टू डैश। हम अगर पूछे लोएस्ट क्लोजिंग में, देखिए एक से पास ये कंसेप्ट ना आधा अधूरा है, इसलिए आपका थोड़ा सा ये है, ठीक है। चलिए मोटा मोटी आप जानते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। तो याद रखना है 5 से लेके नहीं, अप्रैल टू मार्च नहीं है शशि रेखा जी। तो ये कब है, ये आपको याद रखना है, किसी भी महीने का 5 तारीख से लेके महीने का लास्ट वर्किंग डे, लास्ट डे जो रहेगा, लास्ट वर्किंग डे नहीं, लास्ट जो डे रहेगा कैलेंडर मंथ का, इसके भीतर जो लोएस्ट क्लोजिंग बैलेंस होता है वो होता है उस महीने का आईबीवी। तो पीपीएफ और एसएसए के केस में 5 से लेके लास्ट तक लिया जाता है और सेविंग्स के केस में 10 से लेके लास्ट तक लिया जाता है, ठीक है। उसको उसको हम लोग बोलते हैं आईबीबी, इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस। और हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे, पीपीएफ में 5 से लेके लास्ट का लोएस्ट क्लोजिंग बैलेंस और एसबी में 10 से लेके लास्ट का लोएस्ट क्लोजिंग बैलेंस, एसएसए में भी 5 से लेके लास्ट तक। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जानते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईबीबी का कैलकुलेशन सबको आता है, एक दिन हम लोग उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कभी सही। चांसेस बहुत कम ही है एग्ज़ाम में उस प्रकार का सवाल पूछने का, ठीक है। फिर भी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं हम लोग रूल 14, आगे आते हैं रूल 14। क्या बोला गया, रूल 14 क्या बता रहा है, तो बोला गया ए डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एन एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्या क्या बोला गया, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो भी हमारा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर या उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू शैल कीप द फिनेंस मिनिस्ट्री fully informed about the progress of collection of revenue under his control and all important variations in such collection as compared with budget estimate। तो जब हमारा बजट बनता है तो हम लोग एक एस्टिमेट देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बजट एस्टिमेट बीई बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि एस्टिमेट देते हैं, उस एस्टिमेट में क्या बोलते हैं कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज एक्सपेक्टिंग दैट वी विल मेक ए बिजनेस ऑफ रुपीज, मान लीजिए फ्यू करोड़, इतना करोड़ का बिजनेस हम क्या करेंगे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में करेंगे। तो हमने क्या किया, एक एस्टिमेट दिया कि हाँ इस बार हम लोग इतना बिजनेस कर लेंगे, या फिर कुछ और इस प्रकार का हमने कुछ एस्टिमेट दिया है। अब क्या बोला जा रहा है, जो भी डिपार्टमेंट
जो भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका एडमिनिस्ट्रेटर और उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रहेंगे, वो आपका क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कि जो उन्होंने बजट एस्टिमेट में अपना बात बताया था कि हमको इतना पैसा मिलेगा, इस साल हम इतना अर्न करेंगे, अगर उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट वेरिएशन आता, मान लीजिए हमने बोले हम 10 करोड़ कमाएंगे, पर हम मान लीजिए जनवरी तक हो गया, हम 2 ही करोड़ कमा पाए, तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पे बहुत वेरिएशन है, हम 2 महीने में 3 महीने में 7 करोड़ नहीं कमा सकते। तो क्या हुआ? सम इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज देयर। तो बोला गया जो भी डिपार्टमेंट वगैरह जो आपका रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अगर उनका जो एस्टिमेट है उसमें कोई इंपॉर्टेंट वेरिएशन आता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो उनको क्या करना है, ये बात इंटीमेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो बोला गया कितना कलेक्शन हो रहा है इसका पीरियडिकली इंटीमेट करना भी उनका काम है। क्या बोला जा रहा है? द प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन, जो कलेक्शन हो रहा है उनका क्या हाल है, तो प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन इन रेवेन्यू, इसको भी इन्फॉर्म करना है। कोई अगर इंपॉर्टेंट वेरिएशन आया, इसको भी आपको इन्फॉर्म करना है। तो क्या हुआ बात? तो कोई भी हमारा जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये उनका काम है। क्या काम है? टू इन्फॉर्म। क्या क्या? 2 चीज इन्फॉर्म करने के लिए बोला गया। नंबर 1, प्रोग्रेस ऑफ कलेक्शन इन रेवेन्यू, तो हमारा प्रोग्रेस क्या हो रहा है रेवेन्यू कलेक्शन में। नंबर 2, अगर कोई इंपॉर्टेंट वेरिएशन आया, मतलब हम बोले थे इतना पैसा कमा लेंगे और हो नहीं पा रहा है, या फिर मान लीजिए हम बोले थे कि 2 करोड़ कमाएंगे पर हम 10 करोड़ कमा रहे हैं, है ना, अच्छा सोचिए हम लोग। तो बोला कि अगर कोई इंपॉर्टेंट वेरिएशन आता है तो उसको बताना है, और अगर प्रोग्रेस जो हो रहा है उसको भी बताना है। अब बात है बताना किसको है? बताना तो है, बताना है फिनांस मिनिस्ट्री को। तो पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसको क्या करना रहता है, जो फिनांस मिनिस्ट्री है उनको ये बात इन्फॉर्म करना रहता है। क्लियर हुआ? ये सवाल आपके यहाँ एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है या जा सकता है कि मान लीजिए जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन में, रेवेन्यू के कलेक्शन में जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, ये किसको इंटीमेट करना है? पब्लिक चैट में बताइए, किसको इंटीमेट करना रहेगा हमको? जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है रेवेन्यू कलेक्शन का, फिनांस मिनिस्ट्री को। बिल्कुल, फिनांस मिनिस्ट्री को। वेरी गुड अमित जी, राम जी, रोहन जी, बहुत बढ़िया, फिनांस मिनिस्ट्री को। वेरी गुड रवि तेजा। चलिए, तो ये बात इंफॉर्म करना है किसको? फिनांस मिनिस्ट्री को। अब गया ये हमारा रूल 14। अब आते हैं अगला रूल 15। आगे बढ़े, पब्लिक चैट में एक बार कंफर्म करिए, आगे बढ़ते रहे, मजा आ रहा है। चलिए एक बार पब्लिक चैट में थोड़ा लिख दीजिए कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमको लगता है कि मज़ा आ नहीं रहा होगा, आपको सजा लग रहा होगा कि अरे भाई क्या मुसीबत में पड़ गए हैं। चलिए चलिए देवेंद्र जी, हैविंग फन। चलिए, अच्छा हुआ आप वही चतुर की तरह नहीं बोले हैविंग फन इडियट्स, है ना। हालांकि आप लोग इडियट्स हैं नहीं, आप लोग बड़े समझदार हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल 15। ये भी बहुत आसान सा रूल है ना। क्या बोला गया? रूल 15 बोलता है रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। तो जो डिफरेंट बिल्डिंग है, जो लैंड है, उसका रेंट क्या आएगा, कैसा आएगा। तो यहाँ से भी एक दो सवाल हो सकता है, हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सवाल जो हो सकता है उसको भी लेते चल रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? 15 का एक, 15 का दो, 15 में हमारा 2 रूल्स है ना। एक मिनट म्यूट कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? when the maintenance of any rentable building, कोई भी रेंटेबल बिल्डिंग मतलब जिसको किराए पे दिया जा सकता है, ऐसा कोई भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस अगर किसी सिविल डिपार्टमेंट को दिया जाता है, when the maintenance of any rentable building is entrusted to a civil department other than CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को छोड़ के
अगर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को किसी रेंटेबल बिल्डिंग का मेंटेनेंस का काम इंट्रस्ट किया गया, तो बोला गया उस बिल्डिंग से जो रेंट का रिकवरी होगा उसके लिए उस डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्या बात हुआ? बात यही है, सीपीडब्ल्यूडी को छोड़ के किसी भी सिविल डिपार्टमेंट को अगर कोई रेंटेबल बिल्डिंग का मेंटेनेंस का काम दिया जाता है, उसको इंटरेस्ट किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू रिकवरी ऑफ द रेंट। तो रेंट के रिकवरी के लिए वही लोग आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन कौन? एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब क्या बोला गया, अब यहां पे ध्यान दीजिए, सवाल ये पूछता है, क्या पूछता है कि जनरली द प्रोसीड्योर फॉर असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ हायर्ड बिल्डिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, द प्रोसीड्योर फॉर असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट, कोई भी बिल्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो रेंट कितना होगा उसका असेसमेंट, उसका रिकवरी, है ना, उसका रिकवरी कैसे किया जाएगा, तो उसका असेसमेंट और उसका रिकवरी का प्रोसीड्योर, इसके लिए जो जनरल गाइडलाइंस बनाया जाएगा, जो गाइडलाइंस है ये जनरली गाइडेड होगा किसके द्वारा, तो बोला जा रहा है दिस विल बी रेगुलेटेड जनरली बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू बिल्डिंग अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, किसी भी पार्टिकुलर बिल्डिंग को अगर रेंट पे देते हैं हम, उस बिल्डिंग का उस बिल्डिंग से रेंट का असेसमेंट करना और उस रेंट का रिकवरी करना। देखिए बिल्डिंग के मामले में यहाँ पे बोल रहा है, कोई भी बिल्डिंग को अगर रेंट पे देते हैं तो उस बिल्डिंग का रेंट कितना होगा उसका असेस करना, उसका रिकवरी करना, इस रिलेटेड गाइडलाइंस जो है वो जनरली कौन बनाएगा, तो बोला जा रहा है जनरली पब्लिक वर्क, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो हमारा बनाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, देखिए जनरल गाइडलाइंस ये तो बनाएगा, हाँ, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी एक ऐसा रूल बनाएगा विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए पार्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट वो किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए उस डिपार्टमेंट को क्या करना है, अपना रूल बनाना है। तो वो बात बताया गया 15 के 3 में, द डिटेल्ड रूल्स एंड प्रोसीड्योर regarding the demand and recovery of rent of government building and land। देखिए वहां पे खाली बिल्डिंग ही बोला गया था, लैंड नहीं था। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का बिल्डिंग भी बोल रहा है, लैंड भी बोल रहा है। तो गवर्नमेंट का बिल्डिंग, गवर्नमेंट का लैंड रिलेटेड, गवर्नमेंट का बिल्डिंग, गवर्नमेंट का लैंड, इस रिलेटेड रेंट का रिकवरी या फिर कोई भी डिमांड जो इसको बनाया जाएगा, उसका जो डिटेल्ड रूल है, डिटेल्ड प्रोसीड्योर है, कौन बनाएगा, तो बोला जाए जो डिपार्टमेंट उसके चार्ज में है, उस बिल्डिंग का, उस लैंड का जो चार्ज में है, वो क्या करेगा, इसके रिलेटेड रेगुलेशन बनाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है दो प्रकार का। नंबर 1 सवाल होता है कि जनरली रूल कौन बनाएगा, तो सीपीडब्ल्यूडी बनाएगा। डिटेल्ड में रूल कौन बनाएगा, तो कंसर्न डिपार्टमेंट बनाएगा। याद रहेगा, जनरली रूल कौन बनाएगा, तो सीपीडब्ल्यूडी बनाएगा। डिटेल्ड में कि रूल प्रोसीड्योर क्या होगा, कैसे रिकवरी होगा, कैसे डिमांड को हम कलेक्ट करेंगे, कैसे हमारा बिल्डिंग वगैरह का काम वाम चलेगा, तो ये सारा डिटेल्स गाइडलाइंस बनाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस कौन बनाएगा, पब्लिक चेक में एक बार बताइए, जनरल गाइडलाइंस कौन बताएगा, जनरल गाइडलाइंस कौन बताएगा? जवाब नहीं दीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सीपीडब्ल्यूडी, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं फाइन, अब आते हैं फाइन। फाइन के ऊपर ही हम देख रहे थे, प्रणय छिब्बार जी का वीडियो देख रहे थे। हम उनका वीडियो बहुत देखते हैं, है ना, तो उसमें बोल रहे थे कि 16 बरस की बाली उमारिया में फाइन लग गया, है ना। तो 16 स्वीट 16 है, और स्वीट 16 मतलब सुंदर, मतलब क्या होता है, फाइन। तो 16 में हमारा फाइन बताया गया। क्या बोला गया, कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि फाइन के बारे में कहाँ पे बताया गया। क्या बोला जा रहा है, एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू इम्पोज
एंड रियलाइज ए पेनल्टी। इम्पोज का मतलब हमने क्या किया, आपके ऊपर कुछ आरोप कर दिए कि भाई आपको चालान काटना। इसका मतलब हो सकता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चालान काटना, है ना, चालान काटना। और इसका मतलब रियलाइजेशन का मतलब क्या है, उस चालान का पैसा को रिकवर करना, जुर्माना को वसूल करना, टू रियलाइज द फाइन। तो क्या बोला जा रहा है, every authority having the power to impose or realize a fine shall ensure that the money is realized। पैसा का जो मतलब जो पैसा हमारा अकाउंट फॉर था वो हुआ है, जहां पे जिस अकाउंट में जिस खाते में उसको जमा होना था उस खाते में जमा हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ऑनलाइन चालान काट देते हैं, है ना, कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे और मान लीजिए क्या हुआ, आपका सीसीटीवी में देखा कि भाई ये तो आदमी हेलमेट पहन के जा नहीं रहा है। ऑनलाइन चालान जनरेट होगा और आपके घर पे पहुंच जाएगा, या फिर आपके मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा कि भैया जी 2,000 रुपये आप भेज दो। तो ये पैसा क्या हुआ, देखिए फाइन इम्पोज हुआ। पहले क्या हुआ, जब चालान काटा मतलब द फाइन हैज बीन इम्पोज्ड बट इट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। पैसा जब आप हमको दीजिएगा तब होगा उसका रियलाइजेशन, है ना, वो हमारे पास आया। तो बोला गया ये एवरी अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी को पावर दिया गया फिर पैसा इंपोज करने के लिए, फाइन इंपोज करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, उनको ये इंश्योर करना है कि पैसा रियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है ना, ड्यूली चेक्ड एंड डिपोजिटेड इनटू ट्रेजरी और बैंक एज द केस में भी। तो जो भी खाते पे, ट्रेजरी पे हो, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, जहां पे भी वो पैसा जमा होना है एक्चुअल में वो जमा हुआ है, ये चेक करना कंसर्न अथॉरिटी का काम है। ठीक है, अब बोला जा रहा है एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू रिफंड फाइन। अब मान लीजिए कभी कभी पैसा आपका रिफंड भी होता है। जैसे एक कुछ दिन पहले का घटना था जहां पे आपका एक केस था कि कोई एक जन गाड़ी में जा रहा था, है ना, कोई एक जन क्या कर रहा था, गाड़ी में जा रहा था। अब ये गाड़ी के अंदर भाई साहब बैठा हुआ है और क्या हुआ, उसके नाम पे पेनल्टी लग गया। क्या पेनल्टी लगा कि इसने हेलमेट नहीं पहना। अब जा रहा था फोर व्हीलर में, हेलमेट पहन के कौन पागल जाता है ना, तो फोर व्हीलर में तो हेलमेट पहनने का कोई प्रोविजन है नहीं। ये हो सकता है कि सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था तो फाइन लग सकता है, पर सीट बेल्ट नहीं, उसके ऊपर फाइन लगा कि वो हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो क्या हुआ, इस पैसा उसको रिफंड करना है, तो फाइन कभी कभी हम लोगों को रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो बोला जा रहा है एवरी अथॉरिटी जिसके पास पावर है फाइन को रिफंड करने का, ये उनको इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है, दैट द रिफंड्स आर चेक्ड। Every authority having the power to refund the fine shall ensure the refunds are checked and no double refund is made। तो जो रिफंड हुआ है एक्चुअल में रिफंड होना था या नहीं। ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ी में हमको 50 रुपए दे दिया तो हमने रिफंड कर दिया, ऐसा नहीं। हमको चेक करना है कि ड्यू केयर वहां पे लिया गया कि नहीं रिफंड के लिए। दूसरी बात, नो डबल रिफंड। जब भी हम लोग कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं, इवन पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग किसी को बिल पेमेंट करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं पोस्ट मास्टर विल गार्ड अगेंस्ट डबल पेमेंट, है ना, पोस्ट मास्टर को गार्ड करना है कि भाई डबल पेमेंट ना हो जाए। ये हम लोग जब भी बिल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू रिफंड द फाइन शैल इंश्योर दैट द रिफंड्स आर चेक्ड और नो डबल रिफंड हैज बीन मेड, है ना। तो डबल रिफंड ना हो, पहले एक बार दे दिया फिर दोबारा दे दिया। और दूसरी बात, रिफंड हम कर रहे हैं तो ये भी हमको चेक करना है भाई वो पैसा एक्चुअली मेरे पास आया था कि नहीं। तो जब हम चेक करते हैं रिफंड का, हमको ये भी देखना है, दो चीज़ हमको मेनली देखना है, डबल रिफंड ना हो जाए, दूसरा पैसा एक्चुअली एटलीस्ट मेरे पास आया था या नहीं आया था। तो ये चीज़ हम लोगों को देखना होता है। रूल 16 ये सारा बातें हमको बताता है। रूल 16 का 1 हम लोगों को पहली प्रोविजन जो है कि ये हम लोगों को इम्पोजिशन के बारे में, और रूल 16 का 2 बताता है रिफंड के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं 17 रूल 17। बोला गया मिसलेनियस डिमांड। मिसलेनियस डिमांड से सवाल क्या आता है, तो बोला गया भाई मिसलेनियस डिमांड में आता क्या चीज़ है। मिसलेनियस डिमांड में आता क्या चीज़ है, पहला सवाल आता है ये। दूसरा सवाल आता है ये कि इसको देखभाल कौन करेगा, हु शैल वॉच ऑन द रियलाइजेशन ऑफ मिसलेनियस डिमांड। तो जो मिसलेनियस डिमांड है उसका रियलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर देखभाल कौन करेगा, तो अकाउंट ऑफिसर इसका देखभाल करेंगे।
अब मिसलेनियस डिमांड के भीतर आता क्या है, तो बोला गया कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल फंड, कॉन्ट्रैक्टर और एनी अदर टुवर्ड द स्टैब्लिशमेंट चार्जेस। स्टैब्लिशमेंट चार्जेस के लिए दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल फंड का, कॉन्ट्रैक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, दिस कम्स अंडर मिसलेनियस डिमांड। रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, कौन देखभाल करेगा, अकाउंट ऑफिसर देखभाल करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद आता है रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। क्या बोला गया, बोला कि क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी रेमिटेड और अबंडन्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कोई भी रेवेन्यू है उसको हम लोग आपको क्या नहीं कर सकते, उसका रेमिशन नहीं कर सकते। कब तक, जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी का आपका ऑर्डर ना हो, उसके लिए आपका कंपिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर ना किया हो, सैंक्शन ना किया हो, तब तक जो हमारा क्लेम, जो हमारा रेवेन्यू है, उसका जो क्लेम है, इसको रेमिशन नहीं किया जाएगा, वेव ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ है हमारा 18 तक। तो एक काम करते हैं हम लोग 20 तक हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 19 में आते हैं हम लोग। 19 में क्या बोला गया, एनुअल स्टेटमेंट सबमिशन। क्या बोला गया, एनुअल स्टेटमेंट सबमिशन। अब यहाँ से पहला सवाल आता है, रूल 19 के अंदर में जो एनुअल स्टेटमेंट सबमिशन करना होता है डिफरेंट रेमिशन वगैरह के रिलेटेड, तो एक डिपार्टमेंट है जिसको ये करना नहीं होता है, वो कौन है, तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये काम नहीं करना है। ये स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हम लोगों को सबमिट नहीं करना है। बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा, उनको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है। कब, 1 जून को। किसके पास, टू द ऑडिट ऑफिसर एंड द अकाउंट ऑफिसर। तो ऑडिट ऑफिसर के पास और अकाउंट ऑफिसर के पास 1 जून को उनको एक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। जिस स्टेटमेंट में क्या रहेगा, तो बोला गया रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। रेमिशन का मतलब होता है माफ करना। तो कितना रेवेन्यू को माफ उन्होंने कर दिया, तो बोला गया जहां पर भी आपने 1,000 रुपया या उससे ज्यादा अमाउंट को रिमिशन कर दिया, रिमिट कर दिए, माफ कर दिए, वेव कर दिए, उसका रिपोर्ट आपको बनाना है। 1 जून को ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर को भेजना है प्रीसीडिंग ईयर का जो सैंक्शन है उसका डिटेल्स। ठीक है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी ने किसी पार्टिकुलर ईयर में कितना रेमिशन किया, कितना अमाउंट को रेमिशन किया, उसका एक स्टेटमेंट बनाएगा। और बनाने के बाद पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका ये काम है ऑडिट ऑफिसर को, अकाउंट ऑफिसर के पास उसका एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने का। रिपोर्ट कब सबमिट होगा, 1 जून को सबमिट होगा। कितना अमाउंट को लेना है, तो ₹1000 एंड मोर जो है उसको लेना है। ठीक है, बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये रिपोर्ट नहीं देना है। ठीक है, बोला गया बिलो 1000 रुपीज, अगर 1000 से नीचे का है तो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में लेना आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो भाई। छोटा मोटा बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं सीनोरिटा, है ना। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 20 पे, जहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जहाँ पे बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर में मेक रूल डिफाइनिंग द रेमिशन एंड अबाउंडमेंट। तो बोला गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, किस आधार पे, कौन सा ग्राउंड पे वो रेमिशन करेगा, अबंडोनमेंट करेगा, उसके लिए रूल बना सकता है कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक ही हम लोग रखेंगे, पर पिक्चर अभी बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे, आप लोग हमको जवाब दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी मेरा रिकॉर्डिंग जो हमारा स्क्रीन शेयर है उसको बंद करते हैं। तो पहले पब्लिक चैट में जवाब दीजिए, आर यू रेडी। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग रेडी हो या नहीं हो, रेडी है, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं हम लोग जनरल फिनेंशियल रूल्स। जनरल फिनेंशियल रूल्स एकदम शुरू से ही हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बस बात हमको समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक है। पहली बात, जनरल फाइनेंशियल रूल्स कौन सा ईयर में लागू हुआ था, पहली बार कब आया था? पहली बार 1947। सब लोगों को आंसर करना है, हमको सबका आंसर चाहिए। आपको अगर सीखना है, याद रखना है, मेरा रिक्वेस्ट है आंसर दीजिए सब लोग, मजा आएगा। अदरवाइज यू में लीव, है ना। आपको अगर लगता है कि नहीं भाई हमको रिप्लाई करना नहीं है, तो आप क्लास अटेंड करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 1947 में क्या हुआ, पहली बार ये आया हुआ था। टोटल कितना चैप्टर है? टोटल कितना चैप्टर है? टोटल 12 चैप्टर है। टोटल 12 चैप्टर है। टोटल 12 चैप्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। टोटल कितना रूल है? टोटल कितना रूल है? टोटल 324 रूल्स है। वेरी गुड। टोटल कितना आपका अपेंडिक्स है? टोटल कितना अपेंडिक्स है? विजय लक्ष्मी जी, दिव्यदोती, आशीष, वेरी गुड। 3 अपेंडिक्स है। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहा है। आंसर नहीं करते हैं ना, तो हमको लगता है कि आपको पढ़ के मजा नहीं आ रहा है, आप बोर फील कर रहे हो, है ना। चलिए अब आते हैं जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन सा चैप्टर में बताया गया? जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा चैप्टर में बताया गया? चैप्टर 2। वेरी गुड संदेश जी, हर्षा जी, विजय लक्ष्मी, वेरी गुड, परितोष, आशीष, माई पैशन, विशाल। चलिए अब आते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच चैप्टर डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? तो चैप्टर 6। यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन कर लेना है, ये आपका रूल 142 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक बार इसको ठीक कर लेंगे और चेक कर लेंगे। आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग। हाँ, चैप्टर 2 का रूल नंबर 7 हमको बताता है ऑल मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ब्रॉट इनटू ऑप्शन ए गवर्नमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी मान लीजिए पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या आंसर हो जाएगा? गवर्नमेंट अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है। अच्छा, कौन सा रूल हमको बताता है कि जो भी पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, दैट शैल बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट? कौन सा रूल में बताया गया ये? कौन सा रूल में? रूल 7 में बताया गया। अच्छा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया था कि गवर्नमेंट अकाउंट में ये पैसा जमा करना है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल का प्रोविजन था? पब्लिक चैट में बताइए। 150 और 283 का एक, याद रखना है, 150 और 283 का एक। अच्छा, अभी आप बताइए हमको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल पे बताया गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में 266 के 1 में। वेरी गुड। अच्छा, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड के बारे में कहाँ बताया गया? 266 के 2 किसने बता दिया? 267 के 2 गलत जवाब, 266 के 2 भी गलत जवाब, सॉरी 267 का कंटीजेंसी के बारे में कहा बताया गया? 267 के 1 में, याद रखना। वेरी गुड, 267 के 1 में। अच्छा, आप बताइए ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विथ एनी अदर ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन शैल बी पेड इनटू पब्लिक अकाउंट। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये बताता है? आर्टिकल 284। वेरी गुड, वेरी गुड, आर्टिकल 284। चलिए, अच्छा बताइए, आर्टिकल 284 संदेश जी, आर्टिकल 284 में बताया गया, ठीक है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट को या फिर उसका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके पास जो पैसा रिसीप्ट होता है, डिपॉजिट होता है, उसको कौन सा अकाउंट में जमा करता है? उसको कौन सा अकाउंट में जमा करता है? पब्लिक अकाउंट में जमा करता है। वेरी गुड, पब्लिक अकाउंट में जमा करता है। अच्छा बताइए, जो जनरल प्रोविजन है हमारा, जो पैसे का कैसे अकाउंट फॉर होगा, कैसे विथड्रॉल होगा, कैसे क्रेडिट होगा, कौन सा हेड में वो जमा होगा, इस रिलेटेड मैटर के लिए 2 रूल हम लोग देखे थे। वो रूल क्या क्या था? गार 90 और CGA 83। गार 90 और CGA RP 83। गार 90 CGA RP 83। गवर्नमेंट अकाउंट रूल 1990, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल 1983। वेरी गुड। आगे आते हैं हम लोग। आगे बोला गया, अच्छा चलिए, जो पैसा हमको रिफंड नहीं करना होता है वो हम लोग कौन सा फंड में जमा करते हैं? जो पैसा रिफंड करना नहीं होता है वो कहाँ जमा करते हैं?
उसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड में जमा करते हैं। देखिए जो रिटर्न करना है नहीं वो जाएगा कंसोलिडेटेड में, जो हमको रिटर्न करना है वो कहाँ जाएगा, वो चला आएगा हमारा पब्लिक अकाउंट में, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास दो जगह से, मतलब सबॉर्डिनेट ऑफिसर को दो जगह से हमारा, चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, मंथली अकाउंट, इससे सवाल हम लोग इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब आते हैं रूल 11 में। हम लोग जो रिसिप्ट इशू करते हैं, कस्टमर से अगर पैसा लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ड्यू के कलेक्ट करने के लिए हम रिसिप्ट देते हैं, तो गार 6 में, रिसिप्ट कौन सा फॉर्म में, गार 6 में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं, यही सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसमें क्या है आपका। अच्छा चलिए बताइए कि व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ एनी रेंटेबल बिल्डिंग इज इंटरेस्टेड टू ए सिविल डिपार्टमेंट अदर देन द सीपीडब्ल्यूडी, वो पैसा रिकवरी करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो पैसा रिकवरी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा फाइन के बारे में कहाँ पे बताया गया, फाइन के बारे में कहाँ पे बताया गया, 16 में बताया गया। वेरी गुड। मिसलेनियस डिमांड के बारे में कहाँ पे बताया गया, मिसलेनियस डिमांड 17 में बताया गया। वेरी गुड। रेमिशन ऑफ रेवेन्यू, रेमिशन ऑफ रेवेन्यू कहाँ पे बोला गया, 18 में बोला गया, 18 में बोला गया रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। अच्छा एनुअल स्टेटमेंट को कब सबमिट करना है, एनुअल स्टेटमेंट को कब सबमिट करना है, जून 1 को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना है। जुलाई था, जून था, 1 जून था रवि तेजा जी, 1 जून था, ठीक है। अच्छा बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको आपका एग्जेम्प्ट किया गया, भाई एनुअल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बोला गया। अच्छा कितना अमाउंट से ज़्यादा होगा तभी जाके स्टेटमेंट में आएगा, बिलो 1000 होगा तो नहीं आएगा, 1000 एंड अबव अगर होगा तो आपका इसके भीतर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ तक हम लोग रूल 20 तक हम लोग देखे हैं, आगे और बढ़े या यहीं तक रुके आज बताइए, पब्लिक चैट में पहले हमको जवाब दीजिए। फंडा यही है, कल शाम तक जहाँ तक हम पढ़ेंगे आपको एकदम मतलब उसको पूरा अपने हथेली के तरह याद करना है, एकदम बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको देखिए, थोड़ा प्यार से देखिए, है ना, तो जाके देखिए आपको याद भी रह जाएगा। तो हम लोग चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं आज का।